आदाब। मैं मास्टर निर्मल सिंह, मास्टर जून दुर्गाम, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ दैट इज़ एयर। ये क्लास 9th सब्जेक्ट जनरल साइंस चैप्टर नंबर 15 नेचुरल रिसोर्सेज से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, in our previous lesson we came to know that earth is the only planet where life exists. Why it is so? Because earth is the only planet which fulfills the requirements, which fulfills the needs of a life, including human beings. And we know that all living organisms are dependent on God given gifts, and these God given gifts are present only the planet earth, only on the planet earth. Dear students, we know our this planet earth is having three components. This is earth, it is having three components. Number one is hydrosphere, number two lithosphere, and number three is atmosphere. Dear students, we know that 70% of the earth's surface is covered by water, and this part of the earth's surface which is covered by water, it is called hydrosphere. This is called hydrosphere, and rest of the 25% is in the form of solid matter. This is called the lithosphere. Dear students, this whole of the earth, that is hydrosphere as well as lithosphere, is covered by an envelope of air which is called atmosphere. This is here atmosphere. डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हम जान चुके हैं कि हमारी जो अर्थ है प्लैनेट, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। नंबर वन इज़ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर वो हिस्सा है जो पानी से घिरा हुआ है, और उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है दैट इज़ लिथोस्फीयर, यानी ये ज़मीन जिस पे हम रह रहे हैं, और उसके बाद पूरी ज़मीन के इर्द गिर्द हवा के एक गिलाफ है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस व्हाट वी मीन बाय एयर। ये हवा होती क्या चीज़ है, एयर क्या चीज़ है? तो आप जानते हैं, इससे पहले हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया। नेचुरल रिसोर्सेज आर द materials or substances present in the natural environment, that means on lithosphere, in hydrosphere or atmosphere, but which are useful for life. तो ऐसी substances को, ऐसे materials को natural resources कहा जाता है। तो इसी तरीके से एयर जो है ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है, एंड दिस इज द नेचुरल रिसोर्सेज विच कैन नेवर बी फिनिश्ड, यानी ये एक इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, ये एक लाजवाल नेचुरल रिसोर्स है। जब तक इस दुनिया में हवा मौजूद है तब तक कि इस दुनिया में जानदार चीज़ों का जो है वो वजूद कायम हो सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे इट इज़ इनविजिबल, इट इज़ इनविजिबल, यानी ये हमें दिखाई नहीं देती है। इट इज़ कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं है। इट इज़ टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं है। एंड इट इज़ ऑर्डरलेस, और आप देखेंगे इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी ये शफाफ, इसमें से सूरज की रोशनी जो है ये गुज़र सकती है। तो ये आप देख रहे हैं कि हवा किस चीज़ को कहते हैं। हवा हमें दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। हवा एक ऐसी नेचुरल रिसोर्स है जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक लाजवाल जो है नेचुरल रिसोर्स है। ये कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है और ट्रांसपेरेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये बनी किस चीज़ की है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है ये गैसेस का, बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी है, और जिसमें आप देखेंगे कौन कौन सी। सबसे पहले ज़्यादा मकदार में, सबसे ज़्यादा मकदार में जो इसमें गैस पाई जाती है दैट इज़ नाइट्रोजन, जिसकी परसेंटेज अगर हम लेते हैं दैट इज़ अबाउट 78.08%। यानी जब हम कंपोजिशन ऑफ एयर की बात करेंगे,
जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर की बात करेंगे तो उसमें हम देखते हैं इसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन पाया जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये अबाउट 20.92% पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तकरीबन 0.03% पाया जाता है। उसके बाद आप आर्गन देखेंगे ये तकरीबन 0.093% पाया जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे ट्रेस कंपोनेंट्स, यानी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो बिल्कुल कम मिकदार में पाए जाते हैं, जिसमें आप वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स आप देखेंगे तो इनकी मिकदार जो है दैट इज़ अबाउट 0.04%। डियर स्टूडेंट्स, यानी अगर हम हवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, हवा किस चीज़ की बनी हुई होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हवा जो है, एयर जो है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ये बहुत सारी गैसेस से मिलके बनी होती है। और फिर इनका कंपोजिशन जो है, परसेंटेज जो है इसकी वॉल्यूम के लिहाज से नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, दैट इज़ 78.08%। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये 20.92%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे इट इज़ 0.03%, एंड देन देयर इज आर्गन, it is 0.93%, and there are trace components such as water vapors and dust particles जिनकी परसेंटेज जो है वो तकरीबन 0.04% है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना कि इस परसेंटेज में कहीं बार थोड़ी सी वेरिएशन भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल, जहाँ तक कि वाटर वेपर्स का ताल्लुक है, जहाँ आप देखेंगे वाटर बॉडीज़ ज़्यादा होंगी, वहाँ जो वाटर वेपर्स की मिकदार जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो सकती है। या यहाँ प्लांट्स की ज़्यादा तादाद होगी एरिया में, तो वहाँ वाटर वेपर्स की तादाद जो मिकदार जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होती है। तो इसका डिपेंड इस तरीके से वाटर वेपर्स जो है, या इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स आप देखेंगे, इसमें भी आप देखेंगे कहीं ज़्यादा या कहीं कम हो सकते हैं। यही सूरत हाल जो है ये आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में भी हो सकती है, कहीं थोड़ी सी इनमें डिफरेंस हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक एयर का ताल्लुक है, हवा का ताल्लुक है, हमारी ज़मीन से ऊपर वाला जो भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ज़मीन से ऊपर का हिस्सा, दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसको 4 लेयर्स में बांटा गया है, एंड दीज लेयर्स डिफर इन डेंसिटी, composition, temperature and properties। जाने कि एटमॉस्फेयर जो है इसके 4 लेयर्स हैं। वो 4 लेयर्स अभी हम देख लेते हैं कौन से हैं, लेकिन 4 लेयर्स जो हैं वो डिफ़र होते हैं एक दूसरे से। किस लिहाज से? इनकी डेंसिटी जो है, इनका कंपोजिशन जो है, यानी इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो किस मिकदार में पाए जाते हैं। देन टेम्परेचर, कि इस लेयर का टेम्परेचर किसी लेयर का कुछ है, किसी का कुछ है। देन देयर प्रॉपर्टीज़, और इनकी खुसूसियत के लिहाज से, खासियतों के लिहाज से ये डिफरेंट 4 लेयर्स में जो है तकसीम की गई है। तो जहाँ तक इन लेयर्स का ताल्लुक है, सबसे पहला लेयर जो है दैट इज़ कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। यानी आपने अभी 4 लेयर्स देखे। एटमॉस्फेयर जो है इसके 4 लेयर्स हैं। नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर, नंबर 1 is troposphere, number 2 is stratosphere, number 3 is mesosphere, and number 4 is thermosphere. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने थोड़ा सा इस डायग्राम में आपको दिखा दिया गया है। ये बाउंड्री जो दिखाई गई है यहाँ, ये मान लीजिए ये ज़मीन है, और इसके बाहर का पूरा हिस्सा जो है इसको हमने एटमॉस्फेयर बता दिया। लेकिन ज़मीन से बाहर यहाँ तक एक और बाउंड्री जो यहाँ बनी हुई है, खींची हुई है, यहाँ से यहाँ तक, ज़मीन की सतह से यहाँ तक तकरीबन, यहाँ आप देखोगे 0 से लेके 16 किलोमीटर वाला जो
एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, इसी को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। दिस इज द ट्रोपोस्फीयर। यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जहाँ आपको दिखा दिया गया, तो इसकी जो थिकनेस है तकरीबन 16 किलोमीटर है। ये ज़ीरो से लेके ज़मीन की सतह से, सरफेस ऑफ द अर्थ से लेके तकरीबन 16 किलोमीटर्स तक जो है ये पाया जाता है। तो इसका मतलब इसकी थिकनेस जो है तकरीबन 16 किलोमीटर्स है। डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे तो इसमें, इस हिस्से में, इस स्फीयर में, इस लेयर में सबसे ज़्यादा वाटर वेपर्स की मकदार पाई जाती है। और ट्रोपो मीन्स चेंज, ट्रोपो मीन्स चेंज, यानी ये एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा लेयर है, जितने भी एटमॉस्फेयर में तब्दीलियाँ, जितने भी इवेंट्स रोनुमा होके आते हैं, वो सभी इसी स्फीयर में रोनुमा होके आते हैं। और किसकी बदौलत से? क्योंकि वाटर वेपर्स का तकरीबन 94 से अबव परसेंटेज जो वाटर वेपर्स की है वो इसी हिस्से में पाई जाती, इसी लेयर में पाई जाती है। और ये ट्रोपोस्फीयर जो है ये जानदार चीज़ों के वजूद के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? नंबर वन आप देखेंगे ट्रोपोस्फीयर जो है it is essential, it is necessary for survival and continuity of life. ट्रोपोस्फीयर जो है ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दो अहम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस ऐसी हैं जो इसकी बदौलत से यहाँ ज़मीन पर रोनुमा होकर आती हैं, और उनके बगैर कोई भी जानदार चीज़ इस कायनात में ज़िंदा नहीं रह सकती है। क्योंकि ट्रोपोस्फीयर में कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं, इसमें कुछ ऐसी गैसेस पाई जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो दो अहम प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। नंबर वन इज़ रेस्पिरेशन and number 2 is photosynthesis. आप जानते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हर किसी जानदार चीज़ को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से जहाँ तक ह्यूमन बीइंग उसका ताल्लुक़ है, इनको भी ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और ये ग़िज़ा आपको पता है, कुछ तो हम प्लांट्स से हासिल करते हैं, कुछ तो हम एनिमल्स से हासिल करते हैं। तो ये मान लीजिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसको ग़िज़ा की जो ज़रूरत होती है ये मुंह से ग़िज़ा ले लेता है, और साथ में ही ये सांस की मदद से, नाक की मदद से सांस से एयर जो लेता है, तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो आप जानते हैं ये ग़िज़ा जो है जब एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जाती है तो प्रॉपर डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है। और ये ग्लूकोज जब बॉडी के हर किसी सेल में पहुंचता है, डाइजेशन के बाद ग्लूकोज ब्लड के साथ मिलके बॉडी की हर किसी सेल में पहुंचती है। तो इसी तरीके से ऑक्सीजन भी जो सांस से लिया जाता है, यहाँ तो ग्लूकोज देखा आपने, और ये ग्लूकोज आपने देख लिया पहुंच गया सेल में, यहाँ से ऑक्सीजन पहुंच गया। ये दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं जाके सेल्स में, तो तब भी एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है, तब भी एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है। और अब आपने देख लिया कि रेस्पिरेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यह हमारी ग़िज़ा से एनर्जी हासिल करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और ऑक्सीजन ग़िज़ा के साथ, डाइजेस्टेड फूड के साथ यानी ग्लूकोज के साथ मिलके, जिसकी फार्मूला C6H12O6 जो है, इसके साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो यहाँ 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम्स वाटर और प्लस एनर्जी हासिल होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ से निकला, तो ये ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को सांस से वापस एयर में यानी एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये यहाँ देखा आपने कि रेस्पिरेशन के लिए हमें
ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जो है ये हमारी डाइजेस्टेड फूड को, ग्लूकोज को इससे एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, हासिल करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन वहाँ एक प्रोडक्ट बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको वापस एटमॉस्फेयर में भेजा जाता है, एयर में भेजा जाता है। तो दूसरी जो आपने अहम प्रोसेस देखी जिसके बगैर जानदार चीज़ों का वजूद जो है इस कायनात में नामुमकिन है, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में आप देखते हैं प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे कि पत्तों में छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। तो पत्ते जो हैं इस स्टोमेटा के ज़रिए, स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और यहाँ रूट्स की मदद से ये वाटर को ले लेते हैं। और ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जब पत्तों में पहुँचता है, क्लोरोप्लास्ट में पहुँचता है, तो पत्तों का रंग जो है आप जानते हैं, प्लांट्स का रंग जो है वो ग्रीन, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पत्तों के लिए, प्लांट्स के लिए ग़िज़ा तैयार कर देते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं ये प्लांट्स के लिए, तो यहाँ आप देखेंगे, लेकिन इसके लिए सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जो है वो लाजमी है। ये आपने देखा कि ये दो ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में यानी कि एयर में ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से ही यहाँ कंबशन जो है वो हो सकती है। यानी अगर हम आग जलाना चाहते हैं, जब तक कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तब तक आग का जलना जो है वो नामुमकिन है। आप जानते हैं कि इस हीट एनर्जी से हम अपने रोज़मर्रा के कितने सारे काम हमारे अंजाम दिए जाते हैं। तो जैसे हमें खाना बनाना होता है, या हमारे बाकी की जो आप देखेंगे एक ऐसे भी काम हैं बहुत सारे जिनमें हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ फ्यूल्स को जलाया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है। तो इस सूरत में भी ऑक्सीजन की जो है बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप देखेंगे एटमॉस्फेयर जो है ये एक अहम और भी काम अंजाम देता है, दैट इज़ इट इज़ द इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर क्लाइमेटिक इवेंट्स। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो भी कोई तब्दीली रोनुमा होकर आती है वो इसी ट्रोपोस्फेयर में होती है। तो इस लिहाज से ट्रोपोस्फेयर जो है ये बहुत ही अहमियत का लेयर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कौन कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होकर आती हैं, कौन कौन से इवेंट्स जो हैं, क्लाइमेटिक इवेंट्स जो हैं। फॉर एग्जांपल क्लाउड फॉर्मेशन, आप देखते हैं कि जब सूरज की रोशनी वाटर बॉडीज़ पे पड़ती है, ज़मीन पे मौजूद जहाँ भी पानी होता है, जब इस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये पानी इवापरेट होके ऊपर की तरफ चला जाता है। या इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उनकी बदौलत से भी पानी जो है वो एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है, जिसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो आप देखते हैं और भी बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी बदौलत से ये पानी जो है ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। लेकिन एटमॉस्फेयर में पानी पहुंचने के बाद क्या होता है, यहाँ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और जितना जितना हम, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में एक चीज़ देखने में मिली है, जितना हम हाइट पे जाएंगे इतना इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। तो जब ये वाटर वेपर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जितना ही ऊपर जाएंगे वहाँ ये कूल यानी ठंडे हो जाते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स इनमें एज न्यूक्लियस का काम अंजाम देते हैं। ये क्लाउड्स जो है, ये वाटर वेपर्स जो है इनके इर्द गिर्द स्टोर हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब इनके जो साइज़ है वो बढ़ जाता है, और यही वाटर वेपर्स जो हैं ये बारिश की सूरत में वापस ज़मीन पे गिरते हैं। यानी यहाँ आपने देखा कि क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल में ये लेयर जो है ये एक अहम रोल अदा करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा आप देखेंगे लाइटनिंग हो, थंडर्स हो, या और भी बहुत सारी ऐसी क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं जिसमें ये ट्रोपोस्फेयर जो है ये एक अहम रोल अदा करता है। और सबसे बड़ा अहम रोल जो है
दैट इज़ मेंटेनिंग द टेम्परेचर, यानी कि हमें ये सूटेबल टेम्परेचर जानदार चीज़ों को जितना दर्जे हरारत ज़िंदा रहने के लिए चाहिए उसको बरकरार रखता है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद इसमें एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसकी एक खुसूसियत है, वो सूरज से आने वाली, सनलाइट से आने वाली इंफ्रारेड रेज जो होती हैं उनको एब्जॉर्व करके इसमें टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में उसको बढ़ाता है। लेकिन कुदरत के निज़ाम की बदौलत से उसने एक ऐसा अमल बनाया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ज़्यादा नहीं होने पाती है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इस कायनात में ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और हो सकता है इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा जिससे जानदार चीज़ों का ज़िंदा रहना नामुमकिन हो सकता है। तो इस सूरत में प्लांट्स जो हैं फोटोसिंथेसिस में, दिन के वक्त जो इनमें प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ट्रोपोस्फीयर जो है ये हमारी इस लिथोस्फीयर का टेम्परेचर यानी सूटेबल टेम्परेचर जिनमें जानदार चीज़ें जो हैं बड़े आराम से रह सकती हैं उसको बरकरार रखने में भी एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं। दिस वाज अबाउट द फर्स्ट लेयर, दैट इज़ ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा लेयर जो एटमॉस्फेयर का आप देखेंगे, यहाँ मैंने आपको दिखाया, यहाँ तक 16 किलोमीटर की दूरी तक आपने देखा। अगर हम हाइट पे चले जाते हैं ये ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है। उसके बाद 16 से आगे जब हम बढ़ेंगे, 16 से आगे 50 किलोमीटर तक की दूरी तक, हाइट तक, तो यहाँ आप देखेंगे एक दूसरा लेयर जो पाया जाता है, इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। यानी कि फर्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फीयर। आप देखेंगे ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में ये एक लाइन सी खींची गई है जिसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फीयर जो है यानी दूसरा लेयर जो है एटमॉस्फेयर का, ये भी बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस लेयर में आप देखेंगे, इस लेयर में कुदरत ने ओजोन लेयर बना के रखी है। दूसरा लेयर जो आप देखेंगे इट इज स्ट्रेटोस्फीयर। तो इस लेयर में आप देखेंगे, स्ट्रेटोस्फीयर में आप देखेंगे एक अहम लेयर है जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है। ओजोन लेयर जो है प्यारे बच्चों ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स से मिलकर बना होता है, लेकिन हर किसी जानदार चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सूरज की जो किरणें आती हैं, सूरज की किरणों से आने वाली एक किस्म किरणों का होता है जिसको अल्ट्रा वायलेट रेज कहा जाता है। तो खुदा न खास अगर ये रेज ज़मीन तक पहुंच जाती हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकती है। क्योंकि देखा गया है इनके ज़मीन पे पहुंचने से जितनी भी जानदार चीज़ें, चाहे वो इंसान होंगे या एनिमल होंगे या कोई भी जानदार चीज़ होगी, अगर इनके जिस्म पे ये पड़ती हैं तो इनके जिस्म में एक बहुत ख़तरनाक बीमारी जो है स्किन कैंसर जो है वो उभर के आ सकती है। तो इसलिए कुदरत ने इस लेयर को इसलिए बना दिया है कि ये ओजोन लेयर जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं इनको जज़ब कर लेती हैं, इनको ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती हैं। तो ये आपने देखा दूसरा लेयर यानी कि ओजोन लेयर जो है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसमें एक अहम लेयर पाया जाता है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं। और ये ओजोन लेयर जो है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स को हार्मफुल इफेक्ट जो अल्ट्रा वायलेट रेज का होता है उनसे बचाने में मदद देती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपने अभी 2 लेयर्स आपने देखे अपने एटमॉस्फेयर के। नंबर 1 ट्रोपोस्फीयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर की अगर बात हम कर लेते हैं तो ये 0 से लेके 16 किलोमीटर की हाइट तक है। उसके बाद अगर फिर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात कर लेते हैं 16 से अबव 50 किलोमीटर की दूरी तक, यानी कि तकरीबन ये 34 किलोमीटर की थिकनेस है। और ट्रोपोस्फीयर की थिकनेस जो है ये 16 किलोमीटर्स है। तो आपने देखा कि ट्रोपोस्फीयर भी हमारे लिए बहुत ही अहमियत की चीज़ है और स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो भी हमारे लिए बड़ी ज़रूरी लेयर्स हैं। ये बहुत सारे काम ऐसे अंजाम देते हैं जिससे जानदार चीज़ों का वजूद इस कायनात में है। थैंक यू। आज के टॉपिक में इतना ही।
कोरोना